हेलो फ्रेंड्स, मैं नीलम एसआरजी मेरठ आपके समक्ष लेकर आई हूँ एक और नया विषय आज की इस परिचर्चा के लिए। पहले बात करते हैं अपने पिछले वीडियो की। अपनी लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एक्टिविटी के 4 स्टेप्स होते हैं और हमने इराक मॉडल के बारे में परिचर्चा की थी। साथ ही साथ हमने ये भी बात की थी कि एक एक्टिविटी का निर्माण किस उद्देश्य से किया जाता है और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए किसी एक्टिविटी का निर्माण करते समय। तो पहले थोड़ा सा उसको रिमाइंडेशन लेते हैं हम कि एक्टिविटी का निर्माण करने के लिए या उसकी आवश्यकता किस लिए पड़ती है। वो उसके लिए 3 तथ्य मुख्य रूप से बहुत ही ज़रूरी हैं। और पहला है क्यूरोसिटी यानी जिज्ञासा, दूसरा है इंटरेस्ट रुचि, और तीसरा और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बिंदु है कि बच्चे मेंटली एक्टिव रहें, उसके लिए देना ज़रूरी है चैलेंज। तो हमने बात की कि 3 ऐसे मेन कंपोनेंट हैं। फर्स्ट इज क्यूरोसिटी, सेकेंड इज इंटरेस्ट एंड थर्ड इज चैलेंज। ये 3 बिंदुओं को ध्यान में रख करके हमें किसी एक्टिविटी का निर्माण करना चाहिए। फिर हमने बात की थी कि एक्टिविटी का एक विशिष्ट उद्देश्य होना भी बहुत आवश्यक है। उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए ही हमें किसी एक्टिविटी का निर्माण करना चाहिए और फिर उसके बाद ये आकलित भी करना चाहिए कि जिस उद्देश्य को ध्यान में रखकर हमने ये एक्टिविटी का निर्माण किया, क्या हम उस उद्देश्य को प्राप्त कर पाए। साथ ही साथ हमने ये भी बात की थी कि एक्टिविटी 4 प्रकार की होती है: मौखिक, लिखित, टीएलएम आधारित यानी सहायक सामग्री आधारित, और साथ ही साथ आईसीटी बेस्ड। इन बातों पर हमने अपनी परिचर्चा को आगे बढ़ाया था। आज इसी में एक और बिंदु और जोड़ते हैं कि एक्टिविटी कराने का हमारा कार्यक्षेत्र क्या हो। तो यहाँ कार्यक्षेत्र से बात है कि कक्षा को अगर हम एक्टिविटी करा रहे हैं तो कक्षा में क्या हम एकल की बात करें कि एक बच्चे को ध्यान में केंद्रित रखकर एक्टिविटी करें, या फिर हम छोटे समूह की रचना करें, या फिर हम पूरी क्लास को यानी बड़े समूह को उसमें सम्मिलित करें। तो यहाँ ये तथ्य बिल्कुल ध्यान देने योग्य है कि ये तीनों ही प्रकार कि एक या फिर कुछ छोटे बच्चों का समूह या फिर एक बड़ा समूह, ये तीनों ही बातें किसी भी कंटेंट पर आधारित होती है कि हम किस विषय को पढ़ा रहे हैं, विषय के किस प्रकरण को पढ़ा रहे हैं, उस प्रकरण की क्या आवश्यकता है। तो उन आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए हम गतिविधि के लिए समूह का निर्धारण करते हैं। और क्योंकि गतिविधि 4 प्रकार की होती है और हमारे समूह 3 प्रकार के होते हैं, तो हम इस पूरी संरचना को 12 मैट्रिक्स बॉक्स के नाम से जानते हैं। तो हमारी ये अधिकतम प्रयास होना चाहिए कि हमारी गतिविधियां इस प्रकार से निर्मित की जाएं कि हमारा छोटा समूह भी, हमारा बड़ा समूह भी, और हमारे इंडिविजुअल जो व्यक्तित्व है, जो एकल की अवधारणा को ध्यान में रखते हैं, वो सभी उसमें समाहित हो जाएं। वही एक्टिविटी अच्छी है, श्रेष्ठ है। तो यहाँ हमने बात की थी कि एक्टिविटी का एक निश्चित उद्देश्य होना चाहिए। और उद्देश्य क्यों, उद्देश्य की क्यों आवश्यकता है, तो इस बात पर भी बहुत ध्यान देना जरूरी है। क्योंकि जो भी विषय हम पढ़ा रहे हैं, जो भी प्रकरण हम पढ़ा रहे हैं, जो भी ज्ञान बच्चों को दे रहे हैं, उस सबके पीछे कहीं ना कहीं हमारी ये मंशा रहती है कि हम बच्चे को कुछ सिखाएं। अब वो कुछ क्या सिखाना है ये निर्भर करता है हमारे अपने विषय वस्तु पर, हमारी अपनी मानसिक सोच पर, और साथ ही साथ बच्चों के स्तर पर। तो यहाँ हम कह सकते हैं एक नया शब्द आपके सामने लेकर आए हैं, लर्निंग आउटकम। आज हम बात करेंगे इसी विषय के बारे में कि लर्निंग आउटकम है क्या। एज वी ऑल नो, लर्निंग आउटकम इज मेड ऑफ 2 वर्ड्स, लर्निंग एंड आउटकम। लर्निंग मतलब सीखना, अधिगम, और आउटकम मतलब रिजल्ट मिलना, बाहर आना। अर्थात कि जो ज्ञान हमने बच्चों को सिखाने का प्रयास किया था वह किस रूप में हमारे सामने निकल कर आ रहा है, यही लर्निंग आउटकम है। और इसको हम शैक्षिक संप्राप्ति के नाम से भी जानते हैं और शिक्षण अधिगम के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ ये बात है कि शिक्षण अधिगम है क्या और इसकी आवश्यकता क्यों है, क्यों इस बिंदु को सम्मिलित किया गया। तो जाहिर सी बात है कि जब भी हम किसी विषय को पढ़ाते हैं या आरंभ से ही जब बच्चा जन्म लेता है और वो क्रिया प्रतिक्रिया के अनुभव से गुजरता है, फिर धीरे धीरे उसको वर्ण की अनुभूति कराई जाती है, उसे वर्ण को बोलना सिखाया जाता है, फिर धीरे धीरे उसे शब्द तक लेकर आया जाता है, फिर छोटे छोटे फ्रेजेस, वाक्यांश के माध्यम से बच्चा अपने मनोभावों को प्रदर्शित करता है, और यही जो वाक्यांश धीरे धीरे वाक्य की संरचना तक
लेकर जाता है और वही वाक्य की संरचना फिर धीरे धीरे हमारे पास अनुच्छेद के रूप में आती है और फिर धीरे धीरे वर्णनात्मक शैली विकसित होती चली जाती है। तो यहाँ ये बात है कि जब बच्चा जन्म से ही सीख रहा है और सीखने के विभिन्न चरणों को वो पार कर रहा है, तो हर चरण का कुछ ना कुछ उद्देश्य है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए शिक्षण प्रक्रिया में भी लर्निंग आउटकम्स की अवधारणा को रखा गया। अब यहाँ बात करते हैं कि लर्निंग आउटकम्स कितने प्रकार के होते हैं। तो लर्निंग आउटकम्स विषय पर आधारित हैं। अगर हम बात करें लैंग्वेज की, तो किसी भी लैंग्वेज के लिए देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ लर्निंग आउटकम: फोकल लर्निंग आउटकम, नेस्टेड लर्निंग आउटकम एंड द लर्निंग आउटकम्स दैट आर references in the syllabus according to the state project planning। तो यहाँ हम कह सकते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं कि what are the focal outcomes। Focal, we can say the very vast area। We have to just think about so many objects that can be common, but they are necessary still। These are the focal outcomes। Likewise, अगर मैं बात करूं हिंदी की, तो हिंदी भाषा में अगर हमें फोकल आउटकम की या वृहद, हम इसको कह सकते हैं हिंदी में कि वृहद शैक्षिक संप्राप्ति की अगर हम बात करें, तो जैसा नाम से ही स्पष्ट है, वृहद यानी विस्तारित, विस्तृत। तो यानी कुछ ऐसे लक्ष्य, कुछ ऐसे उद्देश्य जो हमारे लिए प्रत्येक बच्चे में इनबिल्ट करना बहुत आवश्यक हो जाता है। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें, तो हम ये कह सकते हैं कि बच्चे में भाषा के प्रति रुचि जागृत करना, ये हमारा फोकल आउटकम हो गया, वृहद हमारा शैक्षिक संप्राप्ति हो गई। और अगर हम ये कहें कि बच्चे को हिंदी भाषा के प्रति जागरूक करना, उसमें रुचि का संवर्धन करना और उसके अनुप्रयोग के बारे में उसको और सिखाना, ये हमारा नेस्टेड यानी केंद्रिक लर्निंग आउटकम हो गया। तो यहाँ इस डिफरेंस को और क्लियर कर लेते हैं कि अगर हम बात करें कि संस्कृत हमें बच्चों को पढ़ाना है, भाषा की बात कर रहे हैं हम, तो अगर हमें बच्चों को संस्कृत पढ़ानी है, तो संस्कृत में हमारा जो फोकल लर्निंग आउटकम है, जो वृहद शैक्षिक संप्राप्ति है, उसका उद्देश्य होगा बच्चे को संस्कृत भाषा के या व्याकरण के ज्ञान के प्रति सचेत करना, जागरूक करना और उसमें रुचि का संवर्धन करना। और अगर हम इसके केंद्रिक आउटकम की बात करें, केंद्रिक लर्निंग आउटकम की बात करें, नेस्टेड आउटकम की बात करें, तो उसमें होगा कि बच्चे को संस्कृत भाषा के व्याकरण की बारीकियों से परिचित कराना। इसी के साथ साथ तीसरे आउटकम की हमने बात की कि तीसरा आउटकम है हमारे पाठ्यक्रम से संबंधित आउटकम, जो विषय और प्रकरण के आधार पर अलग अलग हो सकते हैं। उदाहरण के लिए कि अगर हमें किसी बच्चे को वर्णों से परिचित कराना है, तो यहाँ हमारा लर्निंग आउटकम क्या होगा कि बच्चे को वर्णों का ज्ञान देना और उसके अनुप्रयोग के लायक उनको बनाना। अगर हम किसी बच्चे को या किसी कक्षा को हम पढ़ा रहे हैं इंग्लिश में और हमें उसे पढ़ाना है कि व्हाट आर द प्रोनाउन, तो यहाँ लर्निंग आउटकम डिफरेंट हो जाएगा कि बच्चे को संज्ञा के साथ साथ सर्वनाम की अवधारणा से जोड़ना और दैनिक जीवन में उसके प्रयोग करने की उसकी कुशलता को विकसित करना। और हिंदी की अगर हम बात करें, तो अगर हिंदी में हम पढ़ा रहे हैं लिंग, तो यहाँ हमारा जो आउटकम है वो डिफरेंट हो जाएगा कि बच्चे को के अंदर क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण करने की भावना को विकसित करना, कि वो ये पहचान पाए कि ये जो वस्तु है ये स्त्रीलिंग है अथवा पुल्लिंग है। तो इस तरह से हमने देखा कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लर्निंग आउटकम्स एंड वन इज फोकल, हम उनको वृहद शैक्षिक संप्राप्ति भी कह सकते हैं, और दूसरा है हमारा नेस्टेड लर्निंग आउटकम्स यानी केंद्रक शैक्षिक संप्राप्ति स्तर, और तीसरे हैं हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारे चैप्टर्स में दिए गए हैं और उस पर आधारित हमारे पास हमारे विद्यालयों तक लर्निंग आउटकम की बुक्स भी भेजी जा चुकी हैं। इसी तरीके से मैथ्स की बात करें, तो मैथ्स में भी यही 3 लर्निंग आउटकम दिए गए हैं कि फोकल लर्निंग आउटकम एंड केंद्रक लर्निंग आउटकम यानी नेस्टेड लर्निंग आउटकम और हमारे सिलेबस बेस्ड लर्निंग आउटकम्स। अगर हम बात करें मैथ्स की, तो मैथ्स में अगर हम बच्चों को मार्बल्स के थ्रू हम उन्हें काउंटिंग करा रहे हैं और हमने उनको मौखिक रूप से गिनती करना सिखा दिया है, तो हमारा लर्निंग आउटकम होगा बच्चों को संख्या की अवधारणा से परिचित कराना।
उनमें समझ, गिनने की समझ विकसित करना। लेकिन अगर हमने बच्चों को उन मार्बल्स के थ्रू बच्चों के अंदर गिनने की समझ विकसित करने के साथ साथ उनको जोड़ घटा भी सिखा दिया है, तो धीरे धीरे हमारे लर्निंग आउटकम परिवर्तित होते चले जाएंगे। तो फ्रेंड्स, लर्निंग आउटकम की इस टॉपिक पर हम और ज़्यादा विस्तार से चर्चा करेंगे, और आई होप आपको लर्निंग आउटकम की अवधारणा समझ आई होगी, स्पष्ट हुई होगी। और अपनी नई वीडियो में इनसे ही जुड़े हुए कुछ और बिंदुओं के साथ पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।